हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लेजेंडरी वॉरियर्स में से एक के बारे में, समुराई। जब भी हम समुराई वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में एक इमेज इंस्टेंटली आ जाती है, एक पावरफुल वॉरियर। एक पावरफुल वॉरियर हैवी आर्मर पहने हुए, हाथ में एक शार्प कटाना स्वॉर्ड, अपने मास्टर के लिए लास्ट ब्रेथ तक लड़ने वाला इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल समुराई की स्टोरी मूवीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो सिर्फ स्वॉर्ड चलाने वाले फाइटर्स नहीं थे, वो आर्टिस्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जापान की सोसाइटी के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे। लगभग 1000 साल तक समुराई ने जापान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड कल्चर को शेप किया। लेकिन फिर एक टाइम आया जब ये पावरफुल वॉरियर्स क्लास धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समुराइज की कंप्लीट स्टोरी, उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो इतने पावरफुल कैसे बने, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी और क्या वुमेन्स भी समुराई बन सकती थी और आखिर इनका एरा खत्म कैसे हुआ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि समुराई की ये जर्नी सिर्फ वॉर्स की नहीं बल्कि करेज, लॉयल्टी और लेगेसी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन यू हियर द वर्ड समुराई, व्हाट कम्स टू योर माइंड? जब भी हम समुराई वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में इंस्टेंट एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एक पावरफुल वॉरियर, हैवी आर्मर पहने हुए, हाथ में शार्प कटाना स्वॉर्ड है और जो अपने मास्टर के लिए लास्ट ब्रेथ तक फाइट करने को रेडी है। ऑनेस्टली ये इमेज हमें ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज, एनिमे और वीडियो गेम्स में देखी है, लेकिन क्या रियल समुराई भी एग्जैक्टली ऐसे ही थे? हाँ, क्या उनकी पूरी लाइफ बैटल्स और स्वॉर्ड फाइट के अराउंड ही थी? आंसर है नो। रियलिटी इज मच मोर इंटरेस्टिंग। समुराई सिर्फ स्वॉर्ड चलाने वाले वॉरियर नहीं थे, वो जापान के एक हाई ट्रेन्ड और रिस्पेक्टेड वॉरियर क्लास का पार्ट थे। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं थी। कुछ समुराई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कुछ टीचर्स, आर्टिस्ट, इवन फायर फाइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करते थे। समुराइज के लिए स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती थी, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, लॉयल्टी एंड ऑनर, अपने लॉर्ड के लिए लॉयल रहना और अपनी ड्यूटी को किसी भी सिचुएशन में कंप्लीट करना उनकी सबसे बड़ी वैल्यू में से एक था। ऑलमोस्ट 1000 ईयर की हिस्ट्री में समुराई के रोल कंटिन्यूअसली चेंज होती रही है। कभी वो बैटलफील्ड में मोस्ट डेंजरस वॉरियर्स थे, कभी वो जापान के पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुराई की ट्रेनिंग सिर्फ फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं होती थी। उन्हें वेपन्स के साथ साथ आर्ट, लिटरेचर, कैलीग्राफी एंड फिलॉसफी भी सिखाई जाती थी, क्योंकि एक परफेक्ट समुराई वो नहीं था जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि वो था जो इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। तो आज की जर्नी में हम जानेंगे समुराई की कंप्लीट स्टोरी, वो कैसे स्टार्ट हुई, इतने पावरफुल कैसे बने, उनकी फाइटिंग स्टाइल क्या थी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, क्या वुमेन्स भी समुराई बन सकती थी और फाइनली कैसे ये लेजेंडरी वॉर क्लास हिस्ट्री का पार्ट बन गई। क्योंकि समुराई की स्टोरी सिर्फ स्वॉर्ड्स और वॉर्स की स्टोरी नहीं है, ये है पावर, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और लेगेसी की स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 2, Who were samurais? सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समुराई एक्चुअली में कौन थे? क्या वो सिर्फ स्वॉर्ड लेके घूमने वाले वॉरियर्स थे? क्या उनकी आइडेंटिटी कहीं ज्यादा बड़ी थी? रियलिटी ये है कि समुराई सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो जापान के सबसे बड़े इलाइटेड, रिस्पेक्टेड वॉरियर क्लास का हिस्सा थे। प्री इंडस्ट्रियल जापान में समुराई अपने लॉर्ड, दाइम्यो या शोगुन के साथ ट्रस्टेड सोल्जर्स और एडवाइजर्स होते थे। उनका काम सिर्फ बैटलफील्ड में फाइट करना नहीं था, उन्हें अपने रूलर की प्रोटेक्शन करनी होती थी, उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे और जरूरत पड़ने पर उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी रहना पड़ता था। इसी लॉयल्टी की वजह से समुराई को जापानीज सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता था।
मोस्ट समुराइज वॉरियर फैमिलीज में पैदा होते थे और बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। उन्हें स्वॉर्डमैनशिप, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग और डिफरेंट वेपन्स यूज करना सिखाया जाता था। उस टाइम स्वॉर्ड्स और बोज रखना हर किसी का राइट नहीं था। ये प्रिविलेज समुराइज के पास होता था और इसी वजह से वो कॉमन सोल्जर्स से काफी ज्यादा स्किल्ड होते थे। लेकिन समुराई की एजुकेशन सिर्फ फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं थी। उन्हें लिटरेचर, कैलीग्राफी और फिलोसफी भी पढ़ाई जाती थी। टाइम के साथ बहुत से समुराई बैटलफील्ड से निकलकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इसलिए एक आइडियल समुराई को सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली शार्प और एजुकेटेड भी होना जरूरी था। सिंपल वर्ड्स में समझो, समुराई सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस और लॉयल्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। शायद इसी वजह से लगभग 1000 साल पहले तक उन्हें जापान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। और आज भी जब दुनिया समुराई का नाम लेती है तो सिर्फ एक स्वॉर्ड या आर्मर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट वॉरियर फिलॉसफी को याद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द फर्स्ट समुराई इमर्ज? अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट समुराई कब आए? क्या वो शुरू से ही जापान में मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स थे? क्या वो स्टार्टिंग से ही किंग के ट्रस्टेड सोल्जर्स थे? एक्चुअली स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। समुराइज का ओरिजिन अराउंड 10th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन उस टाइम वो वैसे लेजेंडरी वॉरियर्स नहीं थे जैसा आज हम इमेजिन करते हैं। स्टार्टिंग में समुराई बेसिकली प्रोफेशनल वॉरियर्स थे जिन्हें पावरफुल पीपल्स और मेंबर्स ऑफ इंपीरियल कोर्ट अपनी सिक्योरिटी और वॉर्स के लिए हायर करते थे। उस टाइम जापान में डिफरेंट रीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। रिच लैंड ओनर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने और एनिमी से फाइट करने के लिए ट्रेन्ड फाइटर्स की जरूरत होती थी। यहीं से समुराई की इम्पोर्टेंस स्लोली बढ़ने लगी। वो सिर्फ पेड फाइटर्स नहीं रहे, उनकी स्किल्स और मिलिट्री पावर की वजह से उनका इन्फ्लुएंस ग्रो होने लगा। फिर आया 12th सेंचुरी, जब जापान की पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज होने लगी। कैपिटल सिटी क्योतो फाइनली साल 1185 में एक हिस्टोरिकल चेंज हुआ। समुराई लीडर्स ने जापान की फर्स्ट मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, जिसमें सुगुनेट कहा गया। इसका बेस कामाकुरा में बना, जो प्रेजेंट डे टोक्यो के साउथ वेस्ट एरिया में लोकेटेड है। ये मोमेंट समुराई हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। जो लोग कभी सिर्फ हायर्ड वॉरियर थे, वो अब जापान की पावरफुल स्ट्रक्चर का सेंटर बन चुके थे। यहाँ से समुराई का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ, जहाँ उन्होंने सेंचुरीज तक जापान की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। तो समुराई की स्टोरी एक सिंपल वॉरियर से स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे वो जापान के सबसे पावरफुल क्लास में ट्रांसफॉर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर दे कॉल्ड समुराइज? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आखिर इन वॉरियर्स को समुराई ही क्यों कहा गया? क्या ये नाम सिर्फ उनकी फाइटिंग स्किल की वजह से पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई डीप मीनिंग है? एक्चुअली समुराई वर्ड जापानीज वर्ड साबुराओ से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू सर्व, यानी की सर्विस करना या किसी के लिए लॉयल रहना। इसका मतलब ये है कि समुराई सिर्फ वॉरियर नहीं थे, उनकी आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट था उनके लॉर्ड की सर्विस और प्रोटेक्शन करना। वो अपने मास्टर के लिए कम्प्लीटली लॉयल होते थे। उनके लिए ड्यूटी, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी। समुराई की ग्रेटनेस सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती थी कि उसे कितनी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड चलाना आता है, बल्कि इस बात से होती थी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी ऑनेस्टली निभाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्ट्री में वॉरियर्स के लिए सिर्फ समुराई वर्ड ही यूज नहीं होता था। जापान में इन्हें बुशी, मुशा और मोनोनोफू जैसे नाम से भी जाना जाता था। इनमें से बुशी का मीनिंग होता था प्रोफेशनल वॉरियर्स। आज के टाइम में हिस्टोरियंस समुराइज बुशी वर्ड को ऑलमोस्ट सेम मीनिंग से यूज करते हैं।
एक फेमस टर्म है, जब किसी समुराई का मास्टर या लॉर्ड मर था या वो किसी रीजन से अपने मास्टर को लूज कर देता था तो वो रोनिन बन जाता था, क्योंकि अब वो किसी लॉर्ड की सर्विस नहीं कर रहा होता था। इसलिए टेक्निकली वो प्रॉपर समुराई नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी उनके पास वॉरियर के कुछ राइट्स होते थे, जैसे वेपन कैरी करना। आज दुनिया भर में लोग जापानीज वॉरियर को समुराई नाम से जानते हैं। मूवीज, एनिमीज और गेम्स ने इस वर्ड को और भी फेमस कर दिया है, लेकिन हिस्ट्री को देखें तो समुराई सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल था जो लॉयल्टी, डिसिप्लिन और सर्विस के अराउंड बिल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड समुराइज फाइट? मूवीज में हमने देखा है कि समुराइज अपनी स्वॉर्ड से एनिमीज को डिफीट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टार्टिंग से समुराई के लिए स्वॉर्ड उनका मेन वेपन नहीं था। अर्ली समुराई वॉरियर की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल थी माउंटेन आर्करी, यानी घोड़े पर बैठकर एरो चलाना। वो एक लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल जापानीज बो यूज करते थे, जिससे वो फास्ट मूवमेंट के साथ भी एक्यूरेट अटैक कर सके। बैटलफील्ड में स्पीड, डिस्टेंस और एक्यूरेसी उनकी बिगेस्ट एडवांटेज थी। फुट सोल्जर्स के लिए एक और पावरफुल वेपन था नागिनाता। ये एक लॉन्ग पोल के साथ अटैच कर्व ब्लेड होती थी, जो एनिमी को डिस्टेंस से अटैक करने के काम आती थी। ये वेपन स्पेशली क्लोज कॉम्बैट भी इफेक्टिव था। टाइम के साथ वॉरफेयर का स्टाइल चेंज होने लगा। अराउंड 1500s में बैटल तक क्लोज रेंज होने लगी, जहां वॉरियर्स डायरेक्टली फेस टू फेस फाइट करते थे। फिर 16th सेंचुरी में जापान में एक और बड़ा चेंज आया। यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू फायर आर्मर्स यानी गन जापान पहुंची। इसने बैटलफील्ड का पूरा गेम चेंज कर दिया। अब सिर्फ स्वॉर्ड स्किल्स इनफ नहीं थी, आर्मीज को न्यू वेपन्स और न्यू स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ी। वॉर चेंज हुआ तो समुराई का आर्मर भी चेंज हुआ। इसकी वजह से स्वॉर्ड्स का यूज इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे कटाना समुराई की आइडेंटिटी। अर्ली आर्मर स्पेशली एरोज से प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया था। उनके बदले शोल्डर गार्ड्स शील्ड की तरह काम करते थे, स्पेशली जब वो हॉर्सबैक फाइटिंग करते थे। लास्ट पीरियड में समुराई कमांडर्स के लिए यूनिक हेलमेट्स बनाए गए ताकि बैटलफील्ड में उन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। और जब गन्स का यूज बढ़ा तो आर्मर्स में स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट्स ऐड की गई ताकि बुलेट्स से प्रोटेक्शन मिल सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समुराई आर्मर डिजाइन यूरोपियन सोल्जर्स, स्पेशली पोर्तुगीज आर्मर्स से भी इन्फ्लुएंस हुई थी। इससे पता चलता है कि समुराई सिर्फ अपनी ट्रेडिशन से कहीं कनेक्टेड नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी और आइडियाज को अडॉप्ट करने में भी स्मार्ट थे। तो समुराइज की रियल स्ट्रेंथ उनकी कटाना नहीं थी, उनकी बिगेस्ट पावर थी उनकी एबिलिटी टू अडेप्ट। बदलते वेपन्स, चेंजिंग बैटल्स और नए चेंजेस के साथ खुद को इवॉल्व करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।